नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय इस चैनल पर दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है और ये टेस्ट जो है फेज़ थर्ड का है। फेज़ थर्ड में हम लोगों का ये लेटेस्ट टेस्ट है और इसमें हम लोगों का ये तीस तीसरा टेस्ट है और सामान्य अध्ययन का ये फर्स्ट पेपर से संबंधित है। और 2 टेस्ट इसके ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर 2 टेस्ट हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें जो है ना कि करंट अफेयर तो हमें लग रहा है कि कम से कम 30 प्लस दिए गए हैं इसमें। तो और जो करंट अफेयर हैं वो अच्छे करंट अफेयर दिए गए हैं, तो उसको भी हम लोग कायदे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देर करते हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया कि यह न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रदान करता है और यह प्रावधान करता है कि संविधान संशोधन एक कानून नहीं है और इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसमें है कि कौन सा कथन हमारा सही है? तो इसमें देखा जाए ना तो अनुच्छेद 13 प्रावधान करता है कि किसी भी मूल अधिकार से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाले सभी कानून शून्य होंगे। इसमें एक ऐसा है कि इसे दूसरे शब्दों में यह स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है। तो इसमें हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। और दूसरे कथन क्या है कि इसके अलावा क्या है कि अनुच्छेद 13 प्रावधान करता है कि संवैधानिक संशोधन एक कानून नहीं है, अतः इसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये प्रावधान पहले था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये केस आया, आप लोग जानते हैं 1973 में कि केशवानंद भारती केस आया। तो इसमें क्या किया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक संविधान संशोधन को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि यह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है जो संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, अतः इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अब पहले था 1973 से पहले चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 1973 के बाद इसमें जो है अगर मूल ढांचा नष्ट किया जाता है संविधान संशोधन के माध्यम से तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो पहला कथन हमारा सही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि 16वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन दिया गया है कि शपथ या प्रतिज्ञान में संप्रभुता और अखंडता शब्द 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़े गए थे। और दूसरा कथन दिया है कि 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों पर अधिनियमित किया गया। तो उसमें बताना है कि हमारा कौन सा कथन सही है। तो इसमें क्या है ना कि शपथ में अंतिम जो परिवर्तन किया गया था, यानी कि 16वां संशोधन किया गया था, ये 1963 में किया गया था और इसमें प्रावधान किया गया था कि शपथ लेने वाले भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। और इसमें क्या है कि दूसरा जो दिया गया है ना, इसमें है कि यह संशोधन राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों पर किया गया था। तो इसमें हमारा दूसरा कथन सही हो जाएगा। तो हमारा दोनों कथन सही है, तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य प्रमुख कहा जाता है? डी प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो है वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। इसमें क्या है कि दूसरे शब्दों में कि राष्ट्रपति राज्य का जो राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो उसमें क्या बन जाएगा, हमारा हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा ना, तीसरा। तो अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन दिया गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो कारण दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किसी भी समय पद मुक्त किया जा सकता है। तो बताइए इसमें तुम्हारा कौन सही होगा? तो इसमें क्या है ना कि जो प्रधानमंत्री की जो उसमें दिया गया है अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का
प्रावधान किया गया। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को पदमुक्त कर दें। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उन्हें पदमुक्त नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है कि यदि वह लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह उसे इस्तीफा देना होगा या राष्ट्रपति उसे पदमुक्त कर सकता है। तो हमारा जो है ना कथन सही है, कारण जो है गलत है। तुम्हारा विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति। दिए गए केटी साय, बी आर अम्बेडकर, रामसे मुइर, आइवर जेनिंग्स। बताइए। तो ये जो कथन मतलब कहा गया है कि यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री, ना कि संघ का राष्ट्रपति। क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का है और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ना वो कार्यकारी प्रमुख है, जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री होता है। तो इसी वजह से जो भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाती है, ना कि भारत के राष्ट्रपति से। तो ये जो कथन कहा गया है किसको द्वारा कहा गया? ये कहा गया है बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। और इसमें है तुम्हारा क्या हो जाएगा? आइवर जेनिक्स के द्वारा भी संविधान के तहत कुछ कहा गया है, मतलब प्रधानमंत्री के बारे में कहा गया है कि वह एक सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह घूमते हैं। आइवर जेनिक्स द्वारा कहा गया है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? दिया गया संसद के, राज्यसभा के, लोकसभा के, राज्य विधानमंडल के। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जैसे दो अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, और ये दोनों अनुच्छेद जो हैं मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। कौन? अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। और अनुच्छेद 74 में क्या है कि मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रावधानों से संबंधित है? दिया गया अनुच्छेद 79 से 122, 168 से 212, 245 से 255, 256 से 263। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो संसद के प्रावधान संबंधित है उसका जो प्रावधान किया गया है भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 के तहत ये संसद के प्रावधान किए गए हैं। और इसमें क्या है ना कि इसमें संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों की और प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति आदि से संबंधित है। और संविधान के तहत भारत की संसद में 3 भाग होते हैं। आप लोग जानते हैं कि कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। तो इस तरह क्या बना? हमारा विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है। दिया गया कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। दिए गए 238, 240, 250, 248। बताइए। तो इसमें है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो है सदस्य संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 238 राज्य से आते हैं। 238 जो है राज्य से आते हैं और 12 जो है राज्य और संघ से आते हैं, संघ क्षेत्र से, और 12 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और इसमें जो प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा की सीटों से संबंधित, उसमें चौथी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है सी बन रहा है, विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है तो इसमें थोड़ा मिस हो गया, तो इंग्लिश में लोग देख लेते हैं। दिया गया है टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल शुड बी इन्वोक्ड बाय द पार्लियामेंट। तो इसमें दिया गया है राज्य क्वेश्चन दिया कि राज्य का नाम लिख देते हैं। राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए? दिया गया है कि अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। बताइए। तो जो अनुच्छेद 3 है ना, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए जो है संसद को शक्ति दी गई है। तो इसमें क्या है ना कि किसी राज्य क्षेत्र से उसका क्षेत्र को अलग
के या 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्से को शामिल करके एक नया राज्य भी बनाया जा सकता है। और किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि करना हो, परिवर्तन करना हो, सीमाओं को परिवर्तन करना हो, नाम को परिवर्तन करना हो, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को सांविधिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? ये 1967, 1984, 1977, 1990, बताइए। तो विपक्ष के नेता के बारे में क्या है ना कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता जिनकी सदन की कुल सदस्य संख्या 10वां हिस्सा से कम ना हो को उस सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। और क्या होता है कि संसद के दोनों में, जैसे राज्यसभा हो या लोकसभा है, विपक्ष का नेता होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि सरकार की नीतियों और वैकल्पिक सरकार की रचनात्मक आलोचना करना होता है। और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि सचेतक के पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया कि इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। दूसरा दिया गया प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष, का संसद में अपना सचेतक होता है। बताइए। इसमें क्या है ना कि भारतीय संविधान, सदन के नियम और संसदीय कानून, किसी में भी सचेतक के पद का कोई उल्लेख नहीं है। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरे में क्या है ना कि प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्ष, संसद में अपना सचेतक नियुक्त करता है। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन सत्य है? दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। क्या सही गलत है? ये हमारा गलत है, क्योंकि 30 वर्ष नहीं 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसमें हमारा गलत हो जाएगा पहला कथन। दूसरा है कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तुम्हारा सही है। तीसरा है कि उसका जो उनका निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के समान ही। सही गलत हमारे, तुम्हारा गलत है ना, ये हमारा गलत है। और चौथा दिया है कि उनका चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित है। ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये प्रणाली तो प्रत्यक्ष पर आधारित है। जैसे प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसे सांसद होता है, विधानमंडल में होता है, उसको कहते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। जबकि इनका जो होता है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा बी सही है तुम्हारा। तो और तीसरे में दिए उनका निर्वाचन मंडल जो है राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के समान ही है। ये इसमें क्या होता है ना, जो उपराष्ट्रपति चुनाव होता है ना, उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव क्या होता है कि केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभा जो सदस्य होते हैं और निर्वाचित होते हैं वे शामिल होते हैं। जबकि राज्यसभा में जो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो तीसरा हमारा गलत है, हमारा केवल विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दी गई संसदीय शब्दावली, दूसरी तरफ परिभाषा दी गई है। तो विकल्प नहीं दिख रहा, विकल्प हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि 17वां। तो 17वां क्या होता है? 17वां में होता है कि संसद के सत्र की समाप्ति। स्थगन मतलब क्या होता है? स्थगन मतलब होता है संसद की बैठक का निर्दिष्ट समय के लिए समाप्त होना। आहूत करना मतलब होता है कि संसद के सभी सदस्यों को बैठक के लिए बुलाने की प्रक्रिया होती है। गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति होती है बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या। इस तरह क्या बन रहा है हमारा? 2 1 3 4 बन रहा है। हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिए गए संविधान संशोधन अधिनियम दिए गया है और सूची 2 में उसका विषय दिया गया है। तो पहला दिया है कि 52वां संशोधन अधिनियम ये कब आया था? ये हमारा आया था 1985 में। इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें प्रावधान किए गए थे कि राजनीतिक दल बदलने पर राज्य के विधानसभा सदस्यों एवं संसद सदस्यों को अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो हमारा हो जाएगा ये मिल जाएगा इसमें।
और 61वां संशोधन अधिनियम, इसको द्वारा क्या प्रावधान किए गए? इसके द्वारा प्रावधान किया था मतदान की आयु में कमी की गई थी। ये कब आया था? ये आया था 1988 में। और 73वां संशोधन अधिनियम, ये कब आया था? 1992 में आया था। इसमें इसमें जो प्रावधान किया गया था पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान किए गए थे। और 86वां संशोधन अधिनियम, ये आया था 2002 में। इसमें प्रावधान किया गया था शिक्षा का अधिकार। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 3 2 1 4 बन रहा है। तुम्हारा विकल्प जो है क्या सही हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। डी इसमें थोड़ा मिस हो गया है। 3 है, 2 है, सी 1 है, डी 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन दिया गया है किसी राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। कारण दिया गया है कि जब राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित करता है तो विधेयक के अधिनियम में उसकी कोई भूमिका नहीं रहती। बताइए क्या सही मारा? तो इसमें क्या है ना कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक क्या है राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। किसमें? भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 में ये राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। और राज्य की कार्यपालिका में जो है राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक धन विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और उसके पास 3 विकल्प होते हैं। विकल्प क्या होते हैं आप लोग देख लीजिए कि वह विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, और दूसरा है कि वह विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, तीसरा है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? और यही प्रावधान जो है धन विधेयक के भी संबंध में लागू होता है। तो हमारा कथन जो है सही हो जाएगा। इसमें जो है ना कारण क्या है कि जब राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है तो विधेयक के अधिनियम में उसकी कोई ये हमारा सही है, कारण हमारा सही है। लेकिन ये कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा, तो हमारा विकल्प जो है क्या हो जाए? विकल्प भी हो जाए। इसमें क्या है कि राज्यपाल किसी धन विधेयक को ना राज्य विधायिका के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। सामान्यतः राज्यपाल किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है क्योंकि यह उसकी पूर्व अनुमति से ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हम लोगों का कथन कारण दिया गया है। कथन दिया गया है कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। कारण दिए किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। तो बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें क्या है ना कि संविधान संसद को उनकी सहमति के बिना नए राज्य के, जैसे राज्यों के बिना सहमति के, कि राज्य के निर्माण या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को परिवर्तन करने का अधिकार देता है। यानी कि जो हमारा संसद है ना वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता है। जबकि राज्यों का विनाश हो सकता है। 2 राज्यों को एक में मिलाया जा सकता है और एक ही राज्य के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। इस तरह हमारा जो कथन है ना वो सही है कि विनाशी राज्यों का, यानी कि राज्यों का विनाश हो सकता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया। कारण दिया गया कि किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। इसमें क्या है ना कि किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या निरंतर अस्तित्व की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है, क्योंकि संविधान द्वारा अगर इसकी गारंटी दे दी गई होती ना तो राज्य भी अविनाशी हो जाते ना फिर, लेकिन उसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इसलिए राज्य जो विनाशी है अर्थात उनका संसद द्वारा किसी भी समय विनाश किया जा सकता है। तुम्हारा कारण सही है, लेकिन एक जो कारण है कथन व्याख्या नहीं करा, हमारा विकल्प जो है बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले सूची में दिया गया है मूल अधिकार और दूसरी सूची में अनुच्छेद दिया गया है। तो गिरफ्तारी और हिरासत संरक्षण ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 22 में। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये कहाँ दिया गया है? ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है। मानव व्यापार का निषेध ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो हमारा क्या बन रहा है? 2 3 1 4 बन रहा है। तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और दूसरा दिया गया कि 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सब शामिल किए गए थे। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? इसमें जो पहला कथन है ना कि इसको जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, तो पहला कथन तुम्हारा सही है।
दूसरे में है कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जो है ना समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, लोकतांत्रिक नहीं जोड़ा गया था, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा केवल एक सही, तुम्हारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के मामलों पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ से अंत तक लेकर अंतिम मामले तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला मामला दिया गया कि केशवानंद भारती मामला, ये कब आया था? केशवानंद भारती मामला आया था 1973 में। तो ये मतलब इसमें क्या प्रावधान किया गया था? इसमें प्रावधान किया गया था जो है ना कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचा सिद्धांत की स्थापना की थी, जिसमें निर्णय दिया था कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। गोलकनाथ मामला कब आया था? गोलकनाथ मामला आया था 1967 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? इसमें क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। मेनका गांधी मामला, ये आया था 1978 में। इसमें क्या था कि इस मामले ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या का विस्तार किया गया। मिनर्वा मिल्स केस, ये आया था 1980 में। इसमें क्या प्रावधान किया? इसमें प्रावधान किया गया था कि जैसे क्या है कि ना सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है, यानी कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के संतुलन पर आधारित हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें हमारा क्या बन जाएगा? हमारा पहले नंबर तो आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर 1 नंबर आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 4। तो हमारा 2 1 3 4 बन रहा है, विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कालानुक्रमिक क्रम है? तो इसमें बताइए। इसमें जो हमारे पहले नंबर क्या आता है? पहले नंबर हमारा आता है संप्रभु आता है, दिया गया हमारे संविधान में संप्रभु है। दूसरे स्थान पर आता है समाजवादी, इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष आता है, उसके बाद आता है लोकतांत्रिक, उसके बाद आता है गणराज्य। इसमें हमारा कौन सा बन रहा है? हमारा बन रहा है जैसे पहला संप्रभु बन रहा है, समाजवादी बन रहा है, इसमें धर्म निरपेक्ष बन रहा है, उसके बाद लोकतांत्रिक बन रहा है, इसमें सही है लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 के अनुसार भारत के संविधान में शामिल थे। तो क्या क्या शामिल था? जैसे क्या है ना 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान में एक प्रस्तावना था और 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा? 395 अनुच्छेद और 800 हमारा बी बन जाएगा ना, हमारा बी भी सही है। तो इसमें अब भारत का संविधान क्या है? 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ भी हैं। तो हमारा विकल्प बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है? पहला दिया गया है कि इसका गठन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव द्वारा किया गया था और दूसरा है कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरा दिया गया कि यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था और चौथा दिया ए और सी दोनों। बताइए, तो हमें बताना है कौन सा कथन हमारा गलत है। तो इसमें क्या है ना कि संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना द्वारा किया गया था। तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये हमारा सही है। तीसरा कि यह पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था, तो हमारा सही गलत है। इसमें क्या है ना कि इसका जो प्रावधान किया गया था, जैसे प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते थे। तो हमारा तीसरा विकल्प जो है गलत हो जाएगा। ए और सी हमारा गलत है, तो हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहली सूची में दिए गया है कि संविधान सभा की समितियां, दूसरे में दिए गया अध्यक्ष, ये हो जाएगा। सदन समिति दिया गया है, जो पहला है सदन समिति दिया गया है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया थे, जो हमारा हो जाएगा। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी थे। और प्रांतीय संविधान समिति के
जो थे अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। और इसमें और भी दिए गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कि संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और इसमें था जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, इनको दिया गया था संचालन समिति भी दिया गया था। संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये हो जाएगा हमारा। और राष्ट्रध्वज संबंधी जो समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन, जैसे राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। इस हमारा क्या बन रहा है, हमारा विकल्प बन रहा है 4 2 3 1 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प जो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं। असम दिया गया है, मणिपुर दिया गया, मिजोरम, मेघालय, बताइए। तो जो भारत के संविधान की छठी अनुसूची में कौन कौन सा राज्य है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो मणिपुर नहीं है ना, इसके स्थान पर कौन है, त्रिपुरा है। तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी से हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग दिया कि भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई। पहले इसमें दिए पहला, 7वां, 11वां, 12वां, बताइए। तो 9वीं अनुसूची विषय क्या है ना कि अनुसूची में संघ और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसे संविधान प्रथम संविधान संशोधन 1951, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1951 के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था। तो इसमें क्या है ना, ये हमारा हो जाएगा ये पहला। और इसका जो प्रावधान किया गया है, इसकी अधिनियम जो है अनुच्छेद 31B के अंतर्गत की, इसका जो प्रावधान दिया गया है ना 31B में दिया गया है। और इसमें क्या है कि जो अनुच्छेद है ना 31B न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए 31B को। तो पहला विकल्प हमारा सही जो है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया है। दिया गया कि 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, 34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ने सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया। क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है डी से हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि सिक्किम के संबंध में एक और प्रावधान किया गया है, मतलब अनुच्छेद में आप लोग जानते हैं कि 371 ये अब किया गया। और इसको हिंदी में देखा जाए तो चा है, 371 चा में इसको प्रावधान किया गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाली सभी कानून शून्य और अमान्य है। कारण दिया है केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है। इसमें जो प्रावधान किया गया है ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन या उससे असंगत करने वाली सभी कानून शून्य और अमान्य है। ये जो प्रावधान किया अनुच्छेद 12 में नहीं किया गया, अनुच्छेद 13 में किया गया है, 13(1) में किया गया है प्रावधान। तो कथन तुम्हारा गलत है। जबकि कारण जो है केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी संवैधानिक संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जो कि दस्तावेज के मूल ढांचे का एक घटक है। तुम्हारा हमारा सही है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है क्या बन जाएगा, डी। ए असत्य है, आर सत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता से संबंधित है। दिए गया अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, बताइए। तो अनुच्छेद 25 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 25 में प्रावधान दिए गए हैं कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है बी में। और सिम के अनुच्छेद 27 क्या दिया गया, अनुच्छेद 27 दिया गया है ना कि किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में छूट दी गई है।
और अनुच्छेद 28 क्या दिया गया? अनुच्छेद 28 दिया गया है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थित के रूप में स्वतंत्रता दी गई। तुम्हारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि निम्न किस्म से कौन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? पहला दिया गया कि बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार। दूसरा दिए कानूनी प्रकृति का कोई पेशा अपनाने का अधिकार। तीसरा कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार। चौथा भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार। बताइए। तो जो ये सब तीनों दिए गए हैं ए बी सी, ये सब अनुच्छेद 19 से संबंधित हैं। किससे? अनुच्छेद 19 से। जबकि भारत से बाहर यात्रा करने का जो अधिकार है ना, अनुच्छेद 21 में दिया गया। तुम्हारा जो है डी विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा कहा है? दिया गया है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि अनुच्छेद 22 जो है पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। तो इसमें क्या है कि इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया, एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया कि अर्थसंघीय जो है इसमें दिया गया है कि विलियम राइकर। तो सुमेलित है कि नहीं? हमारा ये हमारा सुमेलित नहीं है। आप लोग जानते हैं कि अर्थसंघीय जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया? ये केसी व्हीयर के द्वारा कहा गया ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सुमेलित नहीं। दूसरा है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इसको कहा गया है मॉरिस जोन्स के द्वारा कहा गया है। वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके द्वारा कहा गया है? ग्रेनुअल ऑस्टिन के द्वारा। इसका मतलब जो सहकारी संघवाद है। और चौथा है कि फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इसको कहा गया है आइवर जेनिक्स के द्वारा। मतलब जो है कि जो इसमें संघ है ना वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है। इस तरह हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा सम्मिलित किया गया है? तो इसमें दिया गया है कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। चौथा कि समस्त देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों को ना संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद जो है 36 से 51 के तहत प्रावधान किए गया। और उसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 4 नए नीति निर्देशक तत्व जो है जोड़े गए थे। तो उसमें कौन कौन से थे? हमारे थे अनुच्छेद 39 था। अनुच्छेद 39 जो था बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना था। हमारा यही हो जाएगा, विकल्प जो है सही हो जाएगा। और किया गया था कि एक 39 ए किया गया था। 39 ए में क्या प्रावधान किया? 39 ए में किया गया था कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। और एक दिया गया था, इसमें जोड़ा गया था 43 से जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि इसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाया जाना। और एक और प्रावधान किया गया था 48 ए को जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। इस तरह हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 51 एक तहत मूल कर्तव्य नहीं है? पहला दिया गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ये हमारा सही गलत ये तो हमारा शामिल है। दूसरा दिया गया है कि देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये भी हमारा शामिल है। तीसरा है कि गाय, बछड़े तथा दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना, ये हमारा शामिल, लेकिन ये हमारा नहीं शामिल है। ये हमारा डीपीएसपी के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत सम्मिलित है। यही हमारा गलत हो जाएगा। चौथा है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना, ये भी हमारा शामिल है। तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? पहला दिए कि संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, नम्य संविधान, द्विसदनीय विधानमंडल। बताइए।
जो है इसमें कहना है कि संघीय सरकार की जो विशेषता में है कि संविधान की सर्वोच्चता भी होनी चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए, नम्य संविधान नहीं होना चाहिए। नम्य संविधान मतलब जानते क्या होता है? नम्य संविधान मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो है जब चाहे तो अब भी मतलब अपने मतलब इच्छानुसार या अपने फायदे के लिए संविधान संशोधन जो है बार बार कर सकती है। तो नम्य संविधान नहीं होना चाहिए कि मतलब जिसको आसानी से ही संशोधन किया जा सकता है। हमारा विकल्प हो जाएगा सी, अनम्य होना चाहिए। और द्विसदनीय विधानमंडल जो है संघीय सरकार की विशेषता है, तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है? पहला दिए अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 268 से 293, उपरोक्त में से कोई नहीं था ये। तो इसमें क्या है ना कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो किए गए हैं संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 किए गए हैं। तो इसमें जो प्रावधान किए क्या, विधायी विधायी संबंध, अनुच्छेद 245 से 255 और 256 से 263 के बीच में जो किया गया है ये किया गया है प्रशासनिक संबंध के बारे में दिया गया है। और 268 से 293 जो दिए ये दिए गए भाग 12 में दिए गए हैं। भाग 12 में 268 से 293 में दिया गया है कि वित्तीय संबंध दिया गया है। और जबकि भाग ए 245 से 255 और 256 से 263 जो है ना ये भाग 11 में दिए गए। क्यों? भाग 11 में दिए गया प्रावधान। और जबकि 245 256 से 263 जो है ना ये प्रशासनिक संबंध संबंधित है। हमारा विकल्प जो है बी सही जो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की आवश्यकता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है? तो पहला है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। यही तो हमारा सही हो जाएगा ना पहला कथन। और इसका जो प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 249 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 249 में दिए गए थे। हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। और इसमें क्या है ना कि इस तरह का जो संकल्प लाया जाता है 1 वर्ष की अवधि के लिए ही किया जाता है। इसे एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक कितनी भी बार नवीनीकृत किया जा सकता है। विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कि प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि प्रोटेम स्पीकर संसद में कार्रवाई संचालित करने के लिए सीमित समय अवधि के लिए नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा सही हो जाएगा। और दूसरा है कि जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तब प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्या और क्या है ना, सामान्यतः सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? बी। एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिए गए हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम दिया गया है? तो इनका जो क्रम है जैसे हम लोग देखते हैं। पहले नंबर कौन थे लिख देते हैं। पहले नंबर थे राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल था 1952 से 1962 तक, 2 कार्यकाल तक थे। दूसरे स्थान पर आते हैं राधा कृष्णन आते हैं। इनका जो कार्यकाल था 1962 से 1967 तक था। तीसरे स्थान पर आते हैं जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 तक। उसके बाद आते हैं बीबी गिरी चौथे स्थान पर। बीबी गिरी का जो कार्यकाल था 69 से 74 तक, 1969 से 1974 था। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद। तो 60 को इनको हम सिर्फ फखरुद्दीन ही लिख दे रहे हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। इनका जो कार्यकाल था 1974 से 77 तक था। और 6वें नंबर पाते हैं नीलम सज्जी रेड्डी। इनको हम 60 में रेड्डी लिख देते हैं। रेड्डी कार्यकाल था 1977 से 1982। और इनके बारे में एक और खास बात, ये निर्विरोध हुए थे। जो राष्ट्रपति जिनका चुनाव हुआ था ना निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुए थे। और 7वें नंबर कौन आते हैं? 7वें नंबर पाते हैं ज्ञानी जैल सिंह यानी कि जैल सिंह। इनका कार्यकाल था 1982 से 87 तक था।
और उसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन, इनका कार्यकाल था 1987 से 1992। 9वें नंबर कौन होते हैं? 9वें नंबर पर आते हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा थे, इनका जो कार्यकाल था 1992 से 1997 में। अब इसमें देखिए पहले स्थान पर हमारे आए हैं जैसे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन का कार्यकाल था, तीसरे राष्ट्रपति थे, ये हो जाएंगे हमारे। उसके बाद हैं बीबी गिरी चौथे स्थान पर। 5वें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद थे और शंकर दयाल शर्मा जो हैं 9वें नंबर पर थे। ये हमारे जो से क्रमानुसार हैं, तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला दिया गया है, इसमें हम लोग विकल्प देख लेते हैं, दिया गया है जैसे विकल्प आप लोग देख लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। दूसरा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पत्र संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। बताइए क्या सही हमारा? इसमें देखा जाए तो पहला कथन हमारा सही है, दोनों सही है। हमारा जो है विकल्प सी हो जाए, बी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयकों पर लागू नहीं होता है। दूसरा दिया गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बताइए इसमें जो पहला कथन दिया गया है ना कि संयुक्त बैठक जो प्रावधान है धन विधेयकों पर लागू नहीं होता है, एक पर और नहीं लागू होता, जो है संविधान संशोधन पर जब जैसे मतदान होता है ना, तब भी जो है उसके विषय में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो पहला कथन तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। भैया ये राज्यसभा नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो दूसरा कथन हमारा गलत हो गया। हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा सी बन जाए केवल एक। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला दिया गया है कि इसने वर्ष से 1774 में बॉम्बे में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश है। सही गलत हमारा? तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बॉम्बे में नहीं किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा सही है। और कौन थे भैया नियुक्त होने वाले? नियुक्त होने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स से, वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इस तरह हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो पहला दिया गया है कि प्रथम बार भारत में कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा सही है, इसका प्रावधान किया गया था। दूसरा है किसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया है, इसका भी प्रावधान किया गया था। तीसरा है कि इसने राजस्व मामलों और राजस्व संग्रहण से संबंधित मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से हटा दिया गया। सही गलत हमारा? ये हमारा गलत है, ये प्रावधान नहीं किया था। इसमें क्या है ना कि इसने जो है निदेशक मंडल को वाणिज्य मामलों को संभालने की अनुमति दी, जबकि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड नामक एक नया निकाय किया गया। और उसमें क्या था ना कि भारत में जो है नियंत्रण बोर्ड जो होता था ना, वो भारत में ब्रिटिश संपत्ति के राजस्व की निगरानी के लिए अधिकृत था। तो इसमें क्या था? सही गलत हमारा? तो तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। और चौथा दिए कि ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर अंतिम अधिकार दिए गया। ये भी हमारा सही है, समझ रहे? ये तुम्हारा हो जाएगा, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। इसमें क्या था ना कि इस प्रकार जो है इस अधिनियम में और भी जैसे प्रावधान किए थे। इसमें क्या था, सर्वप्रथम ये पहली बार था कि भारत में कंपनी के क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया था। और उसमें था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण प्रदान किया गया था। सही होगा हमारा? ये हमारा जो है तीसरा गलत है, तो हमको यही बताना था। तो हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? पहला 1781, दूसरा 1786, तीसरा है 1773, चौथा है 1784। बताइए तो क्या था ना कि वर्ष 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। और तो हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा हो जाएगा सी। तो इसमें क्या था ना कि यह पद स्वीकार करने से पहले उन्होंने उसके द्वारा जो है ना 2 मांग प्रस्तुत की गई थी। पहला मांग ये था कि
उसके द्वारा मांग की गई कि विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार होना चाहिए। और दूसरा था कि वह कमांडर इन चीफ के रूप में भी काम करेंगे। तो हमारा जो है इसमें बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की। सही गलत हमारा गलत हो गया। प्रावधान किया गया था लेकिन लागू नहीं हो पाया था। लागू हुआ था 1853 में। दूसरा है कि भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विशेष विधायी अधिकार प्रदान किए गया। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है। हमारा विकल्प जो है 2 सही होगा। इसमें क्या है ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थे। और इसके अंतर्गत जो नियुक्त हुए थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक नियुक्त हुए थे। और इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से जो उनकी विधायी शक्तियाँ थी ना, उसको ले लिया गया था। और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया और इसे पूर्ण रूप से एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तन कर दिया गया। और इसमें क्या था ना, जैसे चार्टर एक 1833 क्या था ना, खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली की शुरुआत करना था एवं घोषणा भी की गई थी। लेकिन क्या था ना कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है के विरोध के कारण यह प्रावधान जो है रद्द कर दिया गया था। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि का प्रावधान किया? दिए गए चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1793। बताइए। तो इसमें जो प्रावधान किया गया था कि चार्टर अधिनियम 1853 में क्या था कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों के पहले पृथक्करण को चिन्हित किया। इस अधिनियम ने 6 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया। कितनों? 6 सदस्यों को शामिल किया, जिन्हें विधान परिषद सदस्य के रूप में जाना जाता है, जिससे एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद का गठन हुआ है, जिसे भारतीय विधान परिषद भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा ना 1853। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें दिया गया है कि पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। सही गलत हमारा, ये तो हमारा विशेषता उसमें शामिल थे। दूसरा है कि आपातकाल के दौरान वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ये भी हमारा सही है, ये भी शामिल था। तीसरा है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ वापस ले ली गई। ये भी हमारा सही है। चौथा दिए कि इसने कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार में शामिल होने या स्थानीय लोगों से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा। सही गलत है, ये हमारा गलत है। इसका जो प्रावधान किया गया था वो किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। हमको बताना था गलत, तुम्हारा विकल्प डी हो जाएगा। इसमें क्या था ना कि 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ना 3 जैसे भारतीय थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। और इसकी जो विशेषता एक थी ना, जैसे 1833 का अधिनियम क्या था, उसकी विशेषता थी केंद्रीकरण की थी। और 1861 की जो विशेषता थी वो विकेंद्रीकरण की थी। इसमें मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ उनको पुनः दे दी गई थी। तो इस तरह हमारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया कार्यालय गठित किया? दिया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1858। बताइए। तो इसमें क्या था ना कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसमें व्यवस्था की गई थी कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई। और इस प्रावधान के तहत वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 का भारतीय होना आवश्यक था। और इसने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय स्थापित किया एवं पूर्व में भारत के राज्य सचिव द्वारा संभाले जाने वाले कुछ कार्यों को इस नए कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है। दिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारतीय रियासतों को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प नहीं दिए गए थे? तो पहला दिया कि भारत के डोमिनियन में शामिल होना, दूसरा कि पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होना, तीसरा कि स्वतंत्र रहना और चौथा कि ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करना। बताइए। तो इसमें जो
जो उनको विकल्प दिए गए थे, क्योंकि भारत के डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं, जबकि ब्रिटिश सार्वभौमता स्वीकार करने के लिए उनको विकल्प नहीं दिया गया था। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिए गए अंतरिम सरकार के सदस्य 1946, दूसरी तरफ संबंधित विभाग दिए गया है। तो पहले हैं आई एच चुंदरीगर। आई एच चुंदरीगर को जैसे कौन सा दिया गया था मंत्रालय, इनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। और जगजीवन राम को श्रम दिया गया था। अब्दुल रब निस्तार को डाक और वायु दिया गया था। और आसफ अली को रेलवे और परिवहन दिए गए थे। इस तरह हमारा क्या बन रहा है, हमारा 2 4 3 1 पर हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में आर के खड़गपुर शेट्टी के पास निम्नलिखित में से कौन सा विभाग था। दिया गया है कि वित्त, रेलवे, परिवहन, संचार, उद्योग और आपूर्ति। बताइए। तो जो आर के खड़गपुर शेट्टी के पास था, कौन सा विभाग था, वित्त विभाग था ना, ये हमारा हो जाएगा पहला। और जो अंतरिम सरकार में था, ये विभाग था लियाकत अली के पास। लियाकत अली के पास तुम्हारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ से लेकर अंतिम गतिविधि तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा लोगों का विकल्प देखिए, आप लोग विकल्प दिए गया है, तो इसमें हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। पहला कि संविधान सभा द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाना, ये कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। दूसरा है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तीसरा है कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुसमर्थन, ये कब हुआ था, ये हुआ था मई 1949 में। मई 1949 में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति को चुनाव हुआ था, कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो हमारा क्या बन रहा है, हमारा पहले नंबर क्या आ जाएगा, पहले नंबर में आ जाएगा 1 नंबर आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा ये, फिर तीसरे पे आ जाएगा हमारा 1 2 3 4, से आमने सामने भी बन जा रहा है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 1 सेकंड में, 1 2 3 4, पहले नंबर पे तो हमारा पहला आ रहा है मई 1949, 1 2 3 4 बन रहा है हमारा, 1 2 3 4 बन रहा है हमारा, विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति में डीपी खेतान का स्थान लिया था। पहला दिया गया है कि एन माधवराव, बी एल मित्र, टी टी किस्माचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। बताइए। तो प्रारूप समिति जो थी ना, प्रारूप समिति जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 हुआ था। इसमें जो हमारे थे सदस्य कौन कौन थे, हम शार्ट में लिख दे रहे हैं पहले। जैसे अम्बेडकर थे, एन गोपाला स्वामी आयंगर थे, आयंगर लिख देते हैं। अल्लादी केशव स्वामी अय्यर थे, ये लिख देते हैं। डॉक्टर के एम मुंशी, सर मोहम्मद सादुल्ला थे, उसके बाद माधवराव थे। और माधवराव जो नियुक्ति हुई थी ना, उनकी नियुक्ति हुई थी बी एल मित्र की जगह हुई थी। और कौन थे, एक थे टी टी कृष्णाचारी थे, टी टी कृष्णाचारी थे। और इनकी जो नियुक्ति हुई थी, इनकी हुई थी डी पी खेतान की जगह पर हुई थी। तो इस तरह क्या हो जाएगा हमारा विकल्प जो है कि माधवराव जो आए थे, डी पी खेतान की जगह आए थे ना, कृष्णाचारी, 1 सेकंड, हाँ, टी टी कृष्णाचारी की जो आए थे, डी पी खेतान की जगह आए थे। तुम्हारा विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि सिंह को, इसमें कुछ मिस कर दिया गया है। अच्छा नहीं, मिस नहीं है भैया, सही है। सिंह मतलब शेर। सिंह को संविधान सभा के प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया था। दूसरा है कि एस एन मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। तीसरा है कि एच बी आर अयंगर को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। चौथा कि बसंत कृष्ण वैद्य भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक थे। बताइए कौन सा हमारा कथन इसमें से सही है। तो इसमें जो दिया गया है कि हाँ, पहला कि सिंह को संविधान सभा के प्रतीक मोहर के रूप में बनाया गया था। सिंह को नहीं बनाया गया था, किसको बनाया गया था, हाथी को अपनाया गया था ना। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सिंह की जगह हाथी हो जाएगा। और दूसरा है कि एस एन मुखर्जी संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही हो जाएगा।
तीसरा है कि एच.बी.आर. आयंगर को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार जो था वो सर बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। तो तीसरा हमारा गलत हो। चौथा है कि बसंत कृष्ण वैद भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण के सुलेखक थे। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा ना। इसमें जो बसंत कृष्ण वैद है ना, ये अंग्रेजी संस्करण के नहीं सुलेखक थे, हिंदी संस्करण के सुलेखक थे। चौथा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, हमारा विकल्प भी सही। अगला प्रश्न है, दी है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे संविधान की नवीन विशेषता माना है? प्रस्तावना दी गया है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, उपयुक्त कोई नहीं, बताइए। तो इसमें क्या है ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में वर्णित किया। तो हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। और जो डीपीएसपी के जो प्रावधान किए गए, भागचान किए गए हैं, उसमें जिसे 3 मुख्य समूह में बांटे गए हैं। कौन? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गया कि निम्न किस्म से कौन सी आधिकारिक भाषा 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा सम्मिलित की गई? दी है बोडो, नेपाली, डोंगरी, कोकड़ी, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि 92वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? ये हुआ था 2003 में। तो इसके द्वारा जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जो है ना, कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसमें जोड़ी गई थी बोडो, जोड़ी गई थी, डोगरी जोड़ी गई थी, और कौन सी? मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। तो हमारा विकल्प क्या? बोडो हो गया, डोगरी हो गई। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा 1 और 3, हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किससे ली गई थी? ये कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, बताइए। तो इसमें जो है ना कि ये जो प्रावधान लिए गया था भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की, ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से और भी चीज़ें ली गई थी, जैसे डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तो दिए गए, और राज्यसभा का जो है, राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन होता है ना, जो 12 लोग होते हैं, उनका भी प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। विकल्प मार दी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में कथन और कारण दिए गया है। तो कथन दिया है कि भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है, और कारण दिए गए कि भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं। बताइए इसमें क्या सही हमारा? इसमें देखा जाए ना कि जो है कथन हमारा सही है, भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। कारण दिए कि भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश पर शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखते हैं। तो कथन भी कारण सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या करें, तुम्हारा विकल्प जो है भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता ली गई है। तो इसमें दिया गया है कि वाइमर संविधान से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ब्रिटिश संविधान से, ऑस्ट्रेलिया संविधान से, बताइए। तो इसमें जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों जो निलंबन विशेषता है ना, इसको लिए गया वाइमर के संविधान से। वाइमर का संविधान कौन सा है? ये है जर्मनी का संविधान है। तो विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के विशाल आकार में योगदान देने वाला कारक नहीं? दिए गया भौगोलिक कारक, राजनीतिक कारक, विधिवेत्ताओं का प्रभुत्व, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक संविधान, बताइए। तो भारत के संविधान में आप लोग जानते हैं कि इसमें कितना 395 अनुच्छेद हैं, और 22 भाग हैं, और 8 अनुसूची हैं। 8 अनुसूची हैं, और इसके जो विशालता के जो कारण है ना, भौगोलिक कारक भी है, राजनीतिक कारक नहीं है, इसमें राजनीतिक कारक नहीं है। और तीसरा है कि विधिवेत्ताओं का प्रभुत्व है, और केंद्र और राज्य दोनों के लिए एकल संविधान है। तुम्हारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया कि भारतीय संविधान को बार्गेनिंग फेडरलिज्म के रूप में वर्णित किया है। दिया गया है कि ग्रेनुअल ऑस्टिन ने, केसी व्हीयर ने, मॉरिस जोन्स ने, आइवर जेनिंग्स ने, बताइए। तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म जो अवधारणा दी गई ना, मॉरिस जोन्स के द्वारा दी गई। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। ग्रेनुअल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है कि इसको कहा गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया है, और केसी ह्यूएट के द्वारा कहा गया है अर्थसंघीय कहा गया है। आइवर जेनिंग्स द्वारा किया गया कि फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि जो एक जो है संघ जो केंद्र की तरफ जो झुका हुआ है।
विकल्प में सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। विकल्प दिए गया कि 26 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1946, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946। बताइए इसमें क्या था ना, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें शासन के लिए भारत के मूलभूत सिद्धांतों को रेखांकित किया। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। पहले में दिए गए कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, दूसरी में राज्यसभा में सीटों की संख्या दी गई है। तो छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में जो है राज्यसभा में 5 सीटें हैं। असम में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। और गुजरात में कितनी सीटें हैं? गुजरात में जो है 11 सीटें हैं ना, गुजरात में 11 सीटें हैं। झारखंड में कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, हमारा 2, 1, 3, 4 पर हमारा विकल्प 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के गठन की मांग अंततः स्वीकार की दी गया अगस्त प्रस्ताव में, साइमन कमीशन में, क्रिस्ट मिशन में, कैबिनेट मिशन। बताइए उसमें क्या है ना कि संविधान सभा की मांग को अंततः वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव के दौरान सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। कब? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के शासित प्रदेशों का गठन वर्ष सही सुमेलित नहीं है। पहला है कि गोवा सुमेलित है, गोवा तुम्हारा सुमेलित है। 1987 में का गठन हुआ था। हरियाणा का 1966 में हुआ था, ये भी सुमेलित है। मणिपुर का 1972, ये भी हमारा सुमेलित है। नागालैंड का 1964 में गठन हुआ था, इसका हुआ था 1963 में। तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई माई युवा योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा। दिए गया उद्यमिता को बढ़ावा देना, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों का समर्थन करना, उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, महिला शिक्षा के लिए जागरूकता का प्रसार करना। बताइए इसमें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा थे ना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अभियान जो प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य है कि उद्यमिता को बढ़ावा देना। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया इसे पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाया गया है। दूसरा कि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो इसमें हमारा कौन सही है? इसमें देखा जाए ना तुम्हारा दोनों कथन सही हैं, तुम्हारा विकल्प जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया कि विश्व वन्य जीव दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को। बताइए इसमें कहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस जो है ना, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। दिया गया है कि गौतम बुद्ध नगर, अम्बेडकर नगर, महोबा, महाराजगंज। बताइए इसमें जो है कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य यमुना नदी पर ओखला बैराज पर एक पक्षी अभ्यारण्य है, और ये कहाँ है? ये है गौतम बुद्ध नगर। हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का प्रकार किसके द्वारा निर्मित सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है कि ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन जो है, इसका जो निर्माण है ना, इसका होता है जैसे प्राकृतिक गैस है, और ग्रीन हाइड्रोजन का जल है, ब्लू हाइड्रोजन का वायुमंडलीय गैस। ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो ब्लू हाइड्रोजन जो ब्लू मतलब हाइड्रोजन का है ना, इसका निर्माण हुआ जल से ही है। तो इस तरह हमारा यही सुमेलित नहीं, तो हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई यूनिसेट के साथ साझेदारी की है। दिए गए कानपुर देहात, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, झांसी। बताइए तो इसमें क्या है ना कि विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड आरईसी ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई यूनिसेट के साथ साझेदारी की। विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न दिए कि उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट प्रवीण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दिया गया कि नौकरी के लिए लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण और नए युग का पाठ्यक्रम। तो यही तुम्हारा सही हो जाएगा। पहले कथन तुम्हारा सही है, तुम्हारा विकल्प जो है इसे। इसमें क्या है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण जो है प्रदान किया गया है इसके तहत। विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अगला पद दिए गए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दिया गया है कि इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था। दूसरा कि इसका उद्देश्य देश में केवल राष्ट्रीय राजमार्गों एक्सप्रेसवे का विकास करना था। ये कौन सही में? इसमें क्या है ना, पहले कथन हमारा सही है कि इसे वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था, तो पहले कथन हमारा सही। दूसरा है कि क्या है ना, इसका उद्देश्य जो है बस्तियों को, जो असंबद्ध बस्तियां हैं, जो मतलब किसी नगर से जो है बारहमासी सड़क के द्वारा नहीं जुड़ी हैं, तो उन वहाँ पर प्रत्येक मौसम में सड़क के माध्यम से संपर्क प्रदान करना है। तो ये हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो हम विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन TWS स्थापित करने की योजना की घोषणा की? है रोहिलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र। बताइए। तो इसमें कहा है ना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों की सभी तहसीलों सहित राज्य की 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन TWS स्थापित करने की योजना की घोषणा की। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। और इसमें जो बुंदेलखंड के जो जिले हैं, जैसे जो हमारे 7 जिले आते हैं, हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, ललितपुर है, जालौन है, झांसी है, महोबा और चित्रकूट जो है, मतलब ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित नहीं है? दिए हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, आजमगढ़। अभी हम लोग देखें पिछले क्वेश्चन में, तो जो आजमगढ़ है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ये नहीं आता है। अगला प्रश्न है, दिए गए कि मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। दूसरा, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरा कि वे आत्यांतिक नहीं बल्कि विशेषित होते हैं। और चौथा कि ए और सी दोनों। बताइए। इसमें जो है मूल अधिकार के जो प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गया है। और मूल अधिकारों का नाम, इसका जो नाम मतलब इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा गारंटीकृत और संरक्षित किया गया है, जो देश का मूल कानून है, और यह राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। तुम्हारा जो राजनीतिक लोकतंत्र बढ़ावा देते हैं, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि जो दिए गया है कि इसको जब उल्लंघन किया जाता है इसका, तो न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। तो ये हमारा दो कथन गलत हो जाएगा। तीसरा, कोई आतांत्रिक नहीं है बल्कि विशेषित होते हैं, यानी इस पर भी युक्त जो है इस पर रोक लगाया जा सकता है। तो तीसरा हमारा सही है, तो ए और सी दोनों हमारा सही, तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है कि भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा फ्रांसीसी सम्मान कानून से ली गई है। सही गलत हमारा? ये हमारा गलत है, क्योंकि जो मार्शल लॉ की अवधारणा ली गई है, ये ली गई है ब्रिटिश कानून से। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान किया गया है। सही गलत हमारा ये हमारा, एक मिनट, ये तो हमारा गलत है पहला। दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्शल लॉ की कोई परिभाषा नहीं दी गई। तुम्हारा विकल्प जो है, इन्हें बताना था कि हमारा, एक मिनट, हमें बताना था कि सही वाला ना, तो हमारा कोई नहीं सही है। तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? पहला दिए गए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये तो शामिल होते हैं। दूसरा है कि भारत की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी हमारे शामिल होते हैं। तीसरा है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य ये हमारे शामिल नहीं होते हैं। चौथा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं। तो हमारा विकल्प जो है डी हो जाएगा, उसी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था नहीं है? दिए गया है जन्म से, वंश क्रम से, पंजीकरण से, उपरोक्त को नहीं। बताइए। तो जो भारत में जो नागरिकता जिस तरह से जैसे प्राप्त की जा सकती है, उसमें जो प्रावधान किए, जैसे जन्म से लिया जा सकता है, वंश क्रम से लिया जा सकता है, पंजीकरण से लिया जा सकता है, प्राकृतिकरण के द्वारा लिया जा सकता है, यानी कि आप अगर 7 साल तक रहते हैं यहाँ पर, और अंतिम जो पांचों है कि क्षेत्र का समावेश के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। तो इनमें से सभी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया है? दिया गया है कि भारत सरकार को विधिक सलाह देना, ये तुम्हारा सौंपा गया है। दूसरा कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी मामलों में भारत सरकार का
नेतृत्व करना, ये भी सौंपा गया है। तीसरा है कि भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालयों में पेश होना, ये भी सौंपा गया है। उपरोक्त कोई कोई नहीं, तो जो नहीं सौंपा गया है ना वही हो जाएगा कि उपरोक्त में कोई नहीं, जबकि तीनों सौंपे गए तुम्हारा विकल्प जो डिसे हो जाएगा। और इनका जो प्रावधान किए गया है अनुच्छेद क्षेत्र में किए गए, आप लोग जानते ही हैं, तो विकल्प मार्क डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संसद के प्रश्नकाल के दौरान एक तारांकित प्रश्न को एक अतारांकित प्रश्न से क्या अलग करता है। तो इसमें जो है तारांकित प्रश्न क्या होता है, जैसे तारांकित प्रश्न होता है ना कि के लिए जो है मौखिक प्रश्न की जब जैसे होता है नहीं प्रश्न पूछा जाता है उसके जो अपेक्षा की जाती है मौखिक उत्तर देने की, और इसके द्वारा जो है पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न होते हैं, इसमें जो है लिखित उत्तर दिया जाता है, उसमें जो है पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। इसमें जो दिया गया है कि पहला, तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है एवं पूरक प्रश्नों की अनुमति होती है। ये तुम्हारा सही हो जाएगा। यही जो है ना कि एक दोनों को अलग करता है, तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न किस्म से कौन संसद के दोनों सदनों का विशेषाधिकार नहीं है। पहला दिया गया कि अपनी कार्रवाई के प्रशासन पर रोक लगाने का अधिकार, ये तो हमारा है विशेषाधिकार उनका। संवेदनशील मामलों पर चर्चा करने के लिए गुप्त बैठकें आयोजित करने का अधिकार, ये भी है उनका विशेषाधिकार है संसद का। और तीसरा है कि गिरफ्तारी और हिरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, ये नहीं है भैया, ये नहीं है। और चौथा है पुरुष कोई नहीं, हमारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कि सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था। दिए गया है किस मेनन समिति, स्वर्ण सिंह समिति, वर्मा समिति, रामनंदन समिति, बताइए। इसमें क्या है ना, तो इस सार्वजनिक उपक्रम समिति की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1964 में क्रिस मेनन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई। तुम्हारा विकल्प जो है ये हो जाएगा 1964 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक कोरम क्या है। दिया गया है कि इसमें जो आप लोग ऐसे देख लीजिए कि जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए जो कोरम होता है ना वो सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 होना चाहिए। तुम्हारा ये जो है छठा हिस्सा दिया गया, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। दूसरे में 1/4 हिस्सा दिया गया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 8वां हिस्सा दिया गया, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें कुल संख्या का 10वां हिस्सा, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ये हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बताइए, इसमें देखा जाए ना दोनों कथन हमारे सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। ना तो एक गलत है ना तो दो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि भारत के लोक लेखा खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। दूसरा है कि भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन है। तो बताइए इसमें हमारा कौन सही है। तो इसमें क्या है ना कि जैसे भविष्य निधि हो गया, न्यायिक जमा हो गया, बचत हो गया, ये सब क्या है ना कि ये समेकित निधि में नहीं जमा की जाती हैं और ये जो है भारत के लोक लेखा में जमा की जाती हैं। इन निधियों का जो उपयोग है संसदीय विनियोजन के बिना विशेष रूप से बैंकिंग लेन देन में किया जा सकता है। पहला कथन तुम्हारा सही हो जाएगा। और दूसरा है कि भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधीन है, ये भी हमारा सही है। दोनों कथन हमारा सही, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारतीय संविधान में गांधीवादी विचारधारा को प्रतिबिंबित नहीं करता है। दिए गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये तुम्हारा जो है गांधीवादी है। ये कहाँ है, ये अनुच्छेद 43 में है, तो पहले तुम्हारा सही जाएगा। दूसरा है कि नशीले पेय पदार्थ और नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध, ये कहाँ है, ये अनुच्छेद 47 में दिया गया, ये भी हमारा शामिल है। तीसरा है कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये भी हमारा शामिल है। कहाँ, अनुच्छेद 46 शामिल है। चौथा कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना, यही हमारा शामिल नहीं है, ये अनुच्छेद 39 में है ना, ये हमारा चौथा नहीं शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया कि निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर कहा है। दिए गया है फरीद जकारिया, आइवर जेनिंग्स, ग्रैन्युल ऑस्टिन, वी एन राव, बताइए। तो इसमें सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर कहा है और इसमें यह आरोप लगाया जाता है कि संविधान वकीलों द्वारा वकीलों के लिए बनाया गया था।
तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया कि अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या है। पहला दिया गया कि अंतरिम बजट उस सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है। तो पहले कथन तो हमारा सही हो जाएगा, इसमें हमारा विकल्प ए है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया है कि यश के धर समिति भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी आर्थिक सुधार के लिए, शैक्षिक सुधार के लिए, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन के लिए, संवैधानिक संशोधन के लिए, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि एस के धर समिति का जो गठन किया गया था, कब किया गया था, ये जून 1948 में किया गया था। और इसमें से विशेष रूप से दक्षिण भारत से भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने की मांगों के बाद किया गया था इसमें ना। और दूसरा क्या था कि इसमें आयोग ने दिसंबर 1948 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें भाषागत मानदंडों के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो इसमें जो है हमारे अब जो है करंट अफेयर चालू हो गए हैं, हमें लग रहा है कि ये कम से कम 20-25 होंगे। तो इनमें क्या है कि ये सब बिल्कुल वन लाइनर के करंट अफेयर है, तो इसमें हम लोग सिर्फ उसका आंसर देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं इनमें क्या है कि जो दिया गया है कि इसमें गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला जो देश है ना, वो विश्व का प्रथम देश कौन सा है, ये फ्रांस है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वी साई प्रीत जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की है, निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित हैं। दिया गया है टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता, इन्होंने कांस्य पदक विजेता हैं। कांस्य पदक विजेता वी साई प्रीत ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। तो कल हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। दिया गया कि ग्लोबल फंड फॉर वीमेन, यूएन वीमेन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि विश्व बैंक समूह ने महिला व्यवसाय और कानून 2024 से शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वैश्विक कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश में बाधा पैदा करने वाली चुनौतियों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं, उनके परिवार और उनके समुदायों के लिए समृद्धि में योगदान करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है। विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प भी हो जाएगा। प्रश्न है, दिए गए कि हाल ही में क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज से नवाजा गया है, वह निम्नलिखित में किस देश संबंधित है। दिए गया है दक्षिण कोरिया, लेबनान, बोत्सवाना, चेक गणराज्य, चाहिए। तो उनका जो संबंध है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा का, इनका संबंध है चेक गणराज्य से। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 अभियान का थीम क्या है। दिया गया है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अगला है कि नारी शक्ति से जल शक्ति। चौथा है कि अचीविंग जीरो वाटर वेस्टेज बाय 2026, बताइए। तो जो थीम है ना जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य में महतारी वंदना योजना आरंभ की। दी गई छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बताइए। तो जो महतारी वंदना योजना प्रारंभ की गई है कहाँ, छत्तीसगढ़ में, पीएम मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। इसमें दिए गए किशोर मकवाना, रामशंकर कठेरिया, वट्टेपल्ली रामचंद्र। तो विकल्प ए दिए गया विजय सांपला, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया गया। तो विकल्प हमारा बी हो जाएगा। इसमें क्या है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता के रूप में इनके द्वारा कार्य किया गया है। अगला प्रश्न है कि एक साथ एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई। दिया गया है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार, अमित शाह, बताइए। तो जो एक साथ एक चुनाव पर जो समिति गठित की गई है वो उसकी अध्यक्षता जो है रामनाथ कोविंद के द्वारा की जा रही है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, दिया गया कि मानव विकास सूचकांक एटीआई 2023-24 में भारत की रैंक क्या है। दी 128, 134, 140, 146, बताइए। इसमें क्या है कि मानव विकास रोज
रिपोर्ट एचडीआर 2023-24 के अनुसार, जिसका शीर्षक था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, भारत वैश्विक मानव सूचकांक एचडीआई में 134वें स्थान पर, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास लामितीय भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? दी कजाकिस्तान, ओमान, सेशेल्स, सऊदी अरब। बताइए। इसमें क्या है ना, भारतीय सेना की टुकड़ी ने सेशेल्स रक्षा बलों के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास लामितीय 2024 के 10वें संस्करण में भाग लिया। विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा हो जाएगा सी, सेशेल्स। अगला प्रश्न है, दिया गया कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है? दिया गया दिल्ली, बेगूसराय, गुवाहाटी, लखनऊ। बताइए। तुम्हारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, स्टार्ट कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दी गया नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, इसरो, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। कौन है इसमें? तो इसमें क्या है ना कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक सक्रिय अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट जो है 2024 की घोषणा की। विकल्प हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम को मंजूरी प्रदान की? दी गई शिव शक्ति पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, अटल पॉइंट, अब्दुल कलाम आजाद पॉइंट। बताइए। तो तुम्हारा जो विकल्प होगा ना कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के लिए अंतरिक्ष खगोलीय संघ द्वारा जो है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिए गए हैं। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के राजाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिए गए ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, ऑर्डर ऑफ द थंडर ड्रैगन, ऑर्डर ऑफ द लोटस किंगडम। बताइए। तो जो प्रधानमंत्री को जो सम्मान प्रदान किया गया वो है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए भारत की प्रथम बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री का संचालन शुरू होने वाला है कहाँ? पंजाब में, असम में, कर्नाटक में, जम्मू और कश्मीर में। बताइए। तो जो इसका हमारा विकल्प हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, दिए गया कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 के लिए एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दिए गया है मिशेल टालाग्रैंड, टेरेंस ताओ, मैरिना बियाजोवस्का, एबी विक्टरसन को। बताइए। तो जो नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2024 के लिए एबल पुरस्कार जो है ना फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को देने का निर्णय किया। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। दिए गए वास्तविक समय के चुनाव परिणाम और अपडेट प्रदान करना। दूसरा, एक विकलांग व्यक्ति के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनाव के दौरान सेवाओं की सुविधाजनक बनाना। ये तुम्हारा सही हो जाएगा, विकल्प भी। ये कथन हमारा सही है, विकल्प हमारा भी सही है। अगला प्रश्न है, दिए गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? ठीक है, टर्की, यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि स्वीडन जो है आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है? दी गया सुनीता यादव, सुमन कुमारी, रोशनी शर्मा, सोनी सिंह। बताइए। जो BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी कौन? सुमन कुमारी बनी है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम थी? दिया गया है कि इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो यही हमारा सही हो जाएगा पहला ही, कि जो थीम थी इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस हो जाएगा। और इस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है ये। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया गया? दिए गया है भागीरथी नदी, जमुना नदी, हुगली नदी, दामोदर नदी। बताइए। तो इसमें क्या है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत की पहली मेट्रो लाइन जो है का उद्घाटन किया गया। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जी भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दी है गोरखपुर, कानपुर, पटना, देहरादून। बताइए। तो इसमें जो है ना हमारा विकल्प हो जाएगा पटना। पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है NDRC जो है पटना में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है,
दिए गए भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संघर्षग्रस्त देश में ऑपरेशन इंद्रावती आरंभ की? दिया गया हैती, जमैका, सूडान, इथियोपिया। तो इसमें जो है ना कि कैरेबियाई देश हैती में जो है, जो इसमें जो है एक जैसे गृह युद्ध का प्रारंभ हो गया था, तो वहाँ पर अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती आरंभ किया गया था। विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? दिया गया है नरौरा में, कलपक्कम में, कायगा में, काकरापारा में। बताइए। इसमें जो है ना कि स्वदेशी रूप से विकसित जो पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया है वो कलकप कलपक्कम किया गया है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। विकल्प हमारा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कि डेनियल काहमैन जिनका हाल ही में निधन हुआ है को आर्थिक विज्ञान में स्वैगरिस रिक्सबैग पुरस्कार निम्नलिखित में किस वर्ष प्रदान किया गया था? दी गया 2002 में, 2000 में, 2023 में, 2021 में। तो उसमें क्या है ना कि डेनियल काहमैन को वर्ष 2002 में आर्थिक विज्ञान में स्क्वेरिस रिक्सबैंक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कौन सा राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आरंभ करने वाला प्रथम राज्य बना है? दिए गए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना जो है आरंभ किया गया। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। और इनके जो सीएम हैं चंपाई सोरेन के द्वारा। अगला प्रश्न है इसमें कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ASTDF तक ओशन ग्रेस पाने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? ठीक है, विशाखापत्तनम, पारादीप, मर्मुगांव, जवाहरलाल नेहरू। बताइए। तो जो बंदरगाह है ना पारादीप है, तुम्हारा विकल्प जो है इसको ओशन ग्रेस जो मिला है, तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा पारादीप। अगला प्रश्न है, दिया गया कि भारत का पहला AI जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट आयरिस भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रस्तुत किए गए थे? ये केरल में, महाराष्ट्र में, असम में, तमिलनाडु में। तो जो AI जनरेटेड स्कूल शिक्षक रोबोट आयरिस जो है ना ये केरल राज्य में प्रस्तुत किया गया था। विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया जाता है? दिए गए थाईलैंड में, मलेशिया में, मालदीव में, श्रीलंका में। बताइए। इसमें क्या है कि भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण जो है विशाखापत्तनम के तट पर जो है सैन्य अभ्यास होता है। तो हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चाप चारकूट महोत्सव आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? दिए गए असम में, मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में। तो जो चाप चारकूट जो महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम मनाया जाता है। हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस संसदीय मंच का पदेन अध्यक्ष नहीं है? दिया गया है कि युवाओं पर संसदीय मंच, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा है कि जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय मंच, इसका भी अध्यक्ष है। और तीसरा ये है कि जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच, इसका जो अध्यक्ष होता है ना वो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये इसका अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है। चौथा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय मंच, इसमें होता है। तुम्हारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दिए गए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान किया गया है। सही गलत हमारे तुम्हारा गलत है ना, 149 में नहीं किए गए, 148 में प्रावधान किए गए हैं। दूसरा है कि CAG राष्ट्रपति को त्याग पत्र भेजकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। सही गलत हमारा, ये तुम्हारा सही है दूसरा। और इसका जो कार्यकाल है ना 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो विकल्प हमारा जो कथन दूसरा सही, तुम्हारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सही गलत हमारी हमारा गलत है, क्योंकि न्यूनतम आयु की कोई जो है सीमा नहीं दी गई है। पहले कथन हमारा गलत है। दूसरा है कि भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया, ये भी हमारा सही है। दूसरा कि राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये भी हमारा सही है। चौथा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये भी हमारा सही है। इसमें क्या है
तो मतलब और इसमें क्या है ना कि जो एक तीसरा कथन आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये हमारा मतलब ऐसा मत समझिए कि राष्ट्रपति जैसे जब मन करे अपना आदेश दे दे और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सके, ऐसा नहीं है। जब जो है लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत के द्वारा जो है प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसके बाद जब राष्ट्रपति आदेश देगा, अगर राष्ट्रपति तब भी नहीं आदेश देता है तो नहीं हटेंगे वो लोग। इसमें जब दोनों जो है यानी कि संसद से जब वो है कि प्रस्ताव पारित हो जाएगा, उसके बाद जब राष्ट्रपति आदेश देते हैं तब उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो विकल्प हमारा जो क्या हो जाएगा, हमें बताना कौन गलत है, हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला है कि वह सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है। दूसरा है कि वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्त करता है। बताइए इसमें हमारा कौन कथन सही है। तो इसमें देखा जाए ना तो हमारा दोनों कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा सही, तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा एक और दोनों। इसमें क्या है ना कि लोकसभा अध्यक्ष जो कार्य है जैसे वो कोरम के अभाव में ना सदन को स्थगित या निलंबित कर देता है, और वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है, और सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है। और उसमें क्या है कि 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा सदस्य की आयुक्ता के प्रश्नों का निर्णय करता है। और एक और है कि वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। दोनों कथन हमारे सही, हमारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया कि इसका अपीलीय क्षेत्र केवल संवैधानिक मामलों तक ही सीमित है। ये हमारा सही गलत है, ये तुम्हारा गलत है, क्योंकि जो इसका अपीलीय क्षेत्र जो है केवल संवैधानिक मामलों तक नहीं सीमित है भैया, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि न्यायिक समीक्षा की इसका दायरा जो है सीमित है, ये हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना जैसे कुछ होता है जैसे न्यायिक समीक्षा के जो प्रावधान दिए गए हैं उनको जैसे अभी संसद के द्वारा जैसे कोई मतलब अधिनियम बनाया जाता है या फिर कोई संविधान संशोधन किया जाता है, उसको जैसे अगर भाग 9 में डाल दिया जाता है ना, और अगर कोई उसका जैसे मूल ढांचा का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो उसमें क्या है कि जो न्यायालय जो है उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। तीसरा कि यह यथोचित न्याय प्रक्रिया के अनुसार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ये भी हमारा गलत है, गलत हो जाएगा। चौथा है कि इसका कोई सलाहकार क्षेत्राधिकार नहीं, ये तो है भैया 143 के तहत ये जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है, ये भी हमारा गलत है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, ये हमारा सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए कि निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन दिए कि लोकसभा में इस प्रस्ताव को अपनाने का औचित्य बताना होगा, ये भी मतलब सही, क्योंकि औचित्य बताना होता है। दूसरा है कि इसे किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, ये भी मतलब सही है, क्योंकि इसको द्वारा जो अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, मंत्रियों के समूह के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, और संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी लाया जा सकता है। तीसरा कि इससे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी मतलब सही है। चौथा कि यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देना होगा, ये भाई गलत है, हमारा इस्तीफा नहीं देना होता है। तो विकल्प हमारा है डी, बताना था कौन सत्य नहीं है, तो हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेम डक सत्र शब्द का तात्पर्य है। तो पहला दिया गया है कि नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, यही हमारा सही हो जाएगा, लेमडक सत्र का यही तात्पर्य होता है। इसमें क्या है ना कि और एक बात है कि वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा के लिए दोबारा निर्वाचित नहीं हो सके उन्हें लेमडक सत्र कहा जाता है। तो विकल्प हमारा ये सही जगह। अगला प्रश्न देते हैं, दिया गया कि संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया गया कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार केवल सिविल मामलों में ही उपलब्ध होते हैं, ये बात सही है। दूसरा है कि उन्हें संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ये भी बात सही है। तीसरा है कि सभी विशेषाधिकारों को लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों के तहत संहिताबद्ध किया गया, सही गलत हमारा ये हमारा गलत है, इसको संहिताबद्ध नहीं किया जाता है, मतलब किया गया है। इसके जैसे कई स्रोत से लिए जाते हैं ना, जैसे इसमें कुछ जैसे संवैधानिक प्रावधान से ले लिए गए और संसद के द्वारा जो बनाए गए नियम है वहाँ से ले लिए गए और संसदीय परंपरा से लिए गए और जैसे
न्यायिक व्याख्याएं होती है वहाँ से ले लिया गया। तो तीसरा कथन हमारा गलत है। चौथा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों के संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करता है। ये भी हमारा सही है। हमारा विकल्प सी जो ये गलत है। अगला प्रश्न है, दिए भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया? 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऊपर से कोई नहीं, बताइए। उसमें क्या है ना कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार परिसीमन आयोग जो है भारत में 4 बार स्थापित किए गए हैं। कब कब किए गया ये? पहला किया गया 1952 में, उसके बाद 1962 में, उसके बाद 1972 में, उसके बाद 2002 में किया गया था। विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो सी सही हो जाएगा। और इसका जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 82 में किया गया है। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहली सूची में दिए गया है कि संविधान में अनुसूचियां दिए गए हैं, दूसरे में दिए गए प्रावधान दिए गए हैं। तो छठी अनुसूची में क्या प्रावधान दिए गए हैं? छठी अनुसूची में जैसे प्रावधान दिया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प ये बन जाएगा। 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 9वीं अनुसूची में दिया गया है जैसे कि भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम और अन्य मामलों में संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम दिए गए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा ये मिल जाएगा। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया? तीसरी अनुसूची में दिए गए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रकार दिए गए हैं। पांचवी अनुसूची में क्या दिए गए? पांचवी अनुसूची में दिए गए अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिए गया है। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है इसमें, हाँ देखिए, 2, 3, 4, 1 बन रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग से संबंधित नहीं है या फिर उसे सुमेलित नहीं है? तो उसमें दिए गए है भाग 8 में क्या दिए गए? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रावधान किए गए, सुमेलित है। भाग 3 में मूल अधिकार है, मूल अधिकार हमारा सुमेलित है। और भाग 17 में क्या है? भाग 17 में आप लोग जानते हैं कि भाषा दिए गया है ना। भाग 17 में भाषा का प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा राजभाषा दिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान कहाँ दिए? आपातकालीन जो प्रावधान दिए गए हैं भाग 18 में, भाग 18 में प्रावधान किए गए हैं। भाग 9 में क्या देगा? भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान किया गया। इस हमारा जो है ना सी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं दी गई? आत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। बताइए। इसमें क्या है कि भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। आत्यंतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो है, पॉकेट वीटो है। जिसमें विशेषित वीटो जो है ना ये भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। ये प्राप्त है अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान में वर्णित रिट के बारे में सही है? पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। और दूसरा है कि रिट अधिकारिता जो है अमेरिकी कानून से उधार ली गई है। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? इसमें जो पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों दोनों को लागू करने के लिए रिट जारी किया, हमारा कथन गलत है, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय ने केवल मूल अधिकार को लागू करने के लिए। और दूसरा है कि रिट अधिकार के अमेरिकी कानून से नहीं ली गई, ये ब्रिटिश कानून से लिया गया है। दोनों कथन हमारे गलत हैं। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता? दी गया 39वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 43वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम। बताइए। इसमें क्या है ना कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 जो है इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके द्वारा जो है ना प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है। और इसमें इसके तहत जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह का जो पालन करने के लिए आदेश दिए गए, यानी कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के जो है मंत्रिमंडल का
सलाह मानने के लिए बाध्य है इसके तहत। और इसमें जो है एक और जो है भाग जोड़ा गया था, भाग 14 ए जोड़ा गया था। कौन सा? भाग 14 ए जोड़ा गया था। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिए गए। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? दिया गया कि सामूहिक उत्तरदायित्व, शक्तियों का विलय, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का पृथक्करण। बताइए। तो जो इसमें क्या है ना कि भारत में संसदीय प्रकार की जो विशेषता है ना, उसका विषय है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है, शक्तियों का विलय है, राजनीतिक एकरूपता है, जबकि शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण जो है ना, ये जो अमेरिका सरकार की विशेषता है, यानी कि जो उसकी विधायिका है अलग है, कार्यपालिका बिल्कुल अलग है, न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। उसमें तीनों जो है एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। विकल्प हमारा सी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मृत्युदंड की क्षमा करने का अधिकार है। तो पहला कथन हमारा वैसे है, गलत है, क्योंकि राज्यपाल को मृत्युदंड की क्षमा करने का अधिकार नहीं है। दूसरा कि कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता है। सही गलत है? ये तुम्हारा सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प जो है 2 सही हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया है कि वो मृत्युदंड की जो सजा होती है उसको क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है और विराम दे सकता है और लघुकरण कर सकता है। तो विकल्प हमारा जो है 2 सही। जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है? दिए गया है जन्म संग्रह, पहल, जन्म संग्रह और प्रविलंबन। बताइए। इसमें जो हमारा दिया गया है कि प्रविलंबन जो है ना, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है। जबकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या आता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे आता है जन्म संग्रह होता है, पहल आती है और ये जन्म संग्रह आती है। ये हमारा जो है ना गलत लिख दिया गया है, दोनों को ना रिपीट कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न, इसमें हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट के अधिनियम में निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए और इन्हें अंतिम चरण से शुरू करके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो बजट के पारित होने के लिए जो है ना कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए, ये कई टेस्ट में आ चुका है। पहले पास आता है बजट की प्रस्तुति होती है, दूसरे पर होती है सामान्य चर्चा, इसके बाद होती है विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, विभाग समिति द्वारा जांच होती है। इसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान होता है। क्या? अनुदान की मांग पर मतदान होता है। इसके बाद क्या आता है? विनियोग विधेयक पारित होता है, विनियोग विधेयक पारित होता है। उसके बाद आता है वित्त विधेयक पारित होता है, 6वें नंबर पर आता है। वित्त विधेयक जब पारित होता है तो बजट पास हो जाता है। वित्त विधेयक पारित होता है। इसमें हमारा क्या बन रहा है? तो पहले आता है बजट की प्रस्तुति होती है ना, तो 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है? सामान्य चर्चा होती है, ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा? फिर अनुदानों की मांग पर मतदान दिया गया है, विनियोग विधेयक पारित होगा हमारा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा अनुदानों की मांग पर मतदान आएगा, चौथे नंबर पर आएगा विनियोग विधेयक पारित होना। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है? हमारा विकल्प जो है बी बन रहा है ना, 4 2 1 3 बन रहा है। विकल्प हमारा जो है बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। तो हमारा सही गलत है? ये तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जो है सरकारी विधेयक जो है ना केवल मंत्री पेश करते हैं। दूसरा कथन दिया है कि सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता होती है। सही गलत हमारा? ये हमारा गलत है, क्योंकि 7 महीने लगभग 30 दिन, यानी कि 1 महीने पहले जो है सूचना देनी होती है। तो दोनों कथन हमारे गलत हैं। हमारा क्या हो? हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया कि भारत के संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है। सही गलत हमारा? ये तुम्हारा सही है,
क्योंकि कोई उल्लेख नहीं किया। दूसरा है कि वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार है। ये भी हमारा सही है, दोनों प्रश्न हमारे सही, तो हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांविधिक अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिए गए कि अनुच्छेद 275 संसद को राज्यों को सांविधिक अनुदान देने का अधिकार देता है। दूसरा है कि सांविधिक अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। सही गलत हमारे इसमें देखा जाए ना, हमारे दोनों कथन सही हैं, विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि मुख्य सचिव का चयन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सहायता और सलाह के लिए किया। सही गलत हमारा, ये तो हमारा गलत है ना, क्योंकि राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। दूसरा दिया गया है कि इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। सही गलत हमारे, तुम्हारा सही है, तो विकल्प हमारा सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। दिए 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, बताइए। तो प्रत्येक वर्ष के 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। तो क्या हो जाएगा हम विकल्प हमारा, विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। पहला दिया गया कि इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। सही गलत हमारा, ये तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है कि केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रम नामांकित छात्रों को ही योजना का लाभ प्रदान करने के लिए पात्र है। सही गलत हमारे, तो गलत है, केवल स्नातकोत्तर नहीं, इसमें जो है स्नातक के भी छात्र आते हैं, स्नातकोत्तर के भी छात्र आते हैं, डिप्लोमा के भी छात्र आते हैं, कौशल विकास के भी छात्र आते हैं। तो हमारा दूसरा कथन गलत है, तो विकल्प हमारा क्या बन जाए, हमारा विकल्प ये सही हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया है कि त्रिनेत्र ऐप 2.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। दिया गया है किसके लिए। पहला कि आपराधिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए। तो सही गलत हमारा यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि त्रिनेत्र ऐप का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है आपराधिक रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है दिया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया गया कि यह सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ये तुम्हारा पहला सही है। दूसरा है कि इसे प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। सही गलत, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है ना, इसका जो जैसे देखभाल के इसमें जो कैटेगरी दी गई है वो माध्यमिक है और तृतीयक है, प्राथमिक नहीं है। तो ये तुम्हारा प्राथमिक नहीं, इसमें माध्यमिक है और तृतीयक है। तो दूसरा हमारा गलत है, हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया है कि मसान होली एक विशेष दो दिवसीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ मनाया गया। दिया गया मथुरा में, वृंदावन में, अयोध्या में, वाराणसी में, बताइए। जिसमें क्या है ना कि वाराणसी में 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम मसान होली मनाई गई। इसमें क्या है कि इसके दौरान जो है भक्त अंतिम संस्कार की राख और एक दूसरे पर गुलाबी पाउडर लगाते हैं और इस आयोजन को मृत्यु का जश्न मनाने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अन्य राज्यों की सीमा से अधिकतम संख्या में जुड़ा हुआ है। दिए गए सहारनपुर, पीलीभीत, महाराजगंज, सोनभद्र, बताइए। तो इसमें जो है ना कि जो हमारा ये जो है सबसे दक्षिण पूर्व में जो जिला है सोनभद्र है, ये सर्वाधिक राज्यों से मतलब इसकी सीमा लगती है। तो इसकी सीमा जो लगती है ना, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है और बिहार से लगती है। किससे, बिहार से लगती है। तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया गया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी घोषणा वर्ष 1993 में की गई थी। दूसरा है कि यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। बताइए इसमें कौन सा हमारा सही है। तो इसमें देखा जाना तो हमारा पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प जो है सी होगा। इसका जो प्रारंभ किया गया था 1993 में किया गया था और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। अगला प्रश्न है दिया गया है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
पहला दिया गया है कि इसका उद्देश्य देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों का विकास सुनिश्चित करना है। सही गलत है, ये तो हमारा सही है। दूसरा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं। ये भी हमारा सही है, हमारा विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए ना, तो कौन कौन जिले शामिल हैं, तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, पूछ सकता है करंट अफेयर में। बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली है, चित्रकूट है, फतेहपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है और सोनभद्र है। ये हो जाएगा हमारा विकल्प मार्क्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है, जहां उत्सर्जन वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है। दूसरा है कि ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें से क्या किया है ना, जो दोनों कथन है उसका जो दिया गया है उसको इंटरचेंज कर दिया गया। जबकि कहा है ना कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है ना, ये नवीकरणीय ऊर्जा से होता है, और जबकि ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन होता है इसका जो है कोयले के उपयोग करके होता है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों कथन हमारा गलत है, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। तो डी है। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो टेस्ट नंबर 3 है ना, फेज 3 का दृष्टि IAS का, ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो डेली हम लोग इसमें एक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इसका रिवीजन करते चलिए। रिवीजन क्या है कि आपको जो जो इसमें से प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट लगे उसका आप नोट्स में उसको नोट करते चलिए, ताकि उसका आप जो है रिवीजन करते चलिए, क्योंकि रिवीजन ही मेन है। आप इसमें चाहे कितना भी टेस्ट में सॉल्व कर लेंगे, अगर उसका रिवीजन नहीं करेंगे, उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।